अब हम आते हैं रूल नंबर 8 पे। रूल नंबर 8 बोलता है कि कौन से सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जहां पे जो विटनेस है उनकी टेस्टिमनी आप रिकॉर्ड कर सकते हो कमीशन द्वारा, एंड वो एविडेंस का पार्ट माना जाएगा। ये तभी होगा जब वो विटनेस जो है कोर्ट में आने की हालत में नहीं है, सिकनेस की वजह से या फिर इन्फर्मिटी की वजह से, या फिर उनकी जो अटेंडेंस है कोर्ट ने एग्जेम्प्ट करी हो, यानी कि कोर्ट ने बोला हो कि आपको उस विटनेस को बोला हो कि यू डोंट हैव टू कम टू द कोर्ट, उसके एग्जेम्प्ट कर दिया उसकी अटेंडेंस को। या फिर ऐसा कोई सीन है कि वो जो विटनेस है ना वो पब्लिक सर्वेंट है। अब भाई पब्लिक सर्वेंट को आप कोर्ट में सिविल केसेस में बुलाते रहोगे तो अपनी ड्यूटी कैसे करेंगे वो? इस केस में भी कमीशन इशू करी जा सकती है, और पब्लिक सर्वेंट का जो टेस्टिमनी है वो कमीशन रिकॉर्ड कर लेगी, और जो है जिस कोर्ट ने कमीशन को इशू किया था उसमें रिटर्न हो जाएगा उस रिकॉर्ड का, एंड वो रिकॉर्ड जो है फिर एविडेंस का पार्ट माना जाएगा। इट विल बी अ पोटेंट पीस ऑफ एविडेंस। तो यही रूल नंबर 8 हमारा बोलता है। रूल नंबर 9 ये बोलता है कि जो कमीशन है ना वो लोकल इन्वेस्टिगेशन भी कर सकती है। ओके, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर कोर्ट को सपोज प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है एंड कोर्ट चाहती है कि प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है ये तो पता लगे हमें, कम से कम मार्केट वैल्यू क्या है प्रॉपर्टी की, कि मार्केट वैल्यू के बेसिस पे ही आपकी वैल्यूएशन होती है सूट की, और जो कोर्ट फीस होती है ना वो वैल्यूएशन पे ही पे करी जाती है। अगर मार्केट वैल्यू 2 करोड़ है प्रॉपर्टी की तो कोर्ट फीस थोड़ी ज्यादा होगी। अगर मार्केट वैल्यू सपोज आप मान लीजिए 50 लाख रुपए है तो कोर्ट फीस थोड़ी कम होगी। तो ये मार्केट फीस को डिटरमाइन कराने के लिए भी कमीशन इशू करी जा सकती है, एंड कमीशन फिर जाएगी मार्केट वैल्यू डिसाइड करेगी और कोर्ट में बताएगी कि भाई इस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो सपोज 50 लाख रुपए है, उस हिसाब से फिर कोर्ट फी डिसाइड होगी। अब हम आते हैं रूल नंबर 10 पे। रूल नंबर 10 रूल नंबर 10 ये बोलता है कि जो कमिश्नर है, जो कमीशन अपॉइंट हुई है वो क्या करेगा, वो रिकॉर्ड बनाएगा, रिटर्न में लिखेगा सारी टेस्टिमनी को, और फिर वो रिकॉर्ड बना के कोर्ट में जमा करवा देगा। एक सिंपल सा रूल है, रूल नंबर 10 में ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रोसीजर बताया गया है इसमें कि कमीशन जो है वो रिटर्न में रिकॉर्ड करेगी जो भी जो टेस्टिमनी जो भी है, एंड कोर्ट में डिपॉजिट कर देगी। अब कोर्ट को अगर ये लगता है कि कमीशन ने अच्छे तरीके से रिकॉर्डिंग नहीं करी है टेस्टिमनी की, तो कमीशन को दोबारा बोला जा सकता है कि आप फिर से जाइए और फिर से रिकॉर्ड करके लेके आइए। तो ऐसा ऑर्डर भी कोर्ट कर सकता है। रूल नंबर 10 ए ये बोलता है कि एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए भी कमीशन को इशू किया जा सकता है। सपोज फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन करनी है, कुछ भी साइंटिफिक जिसमें एंगल आ जाता है, वो एग्जामिनेशन करने के लिए भी आप एक एक्सपर्ट कमीशन का गठन कर सकते हो। तो यहाँ पे जो कमीशन के मेंबर्स होंगे ना वो साइंटिफिक फील्ड से ही होंगे, जिनको उस फील्ड की नॉलेज होगी। रूल 10 बी रूल 10 बी बोलता है कि मिनिस्ट्रियल ऐड करने के लिए भी आपको कमीशन इशू आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर सूट में आपको एक प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन का पता करानी है, जो बहुत लंबा चौड़ा काम है, बहुत सारा उसमें कैलकुलेशंस लगेगी, बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स लगेगी, अकाउंटिंग लगेगी। तो ये काम कोर्ट खुद तो करेगा नहीं, तो कोर्ट क्या करेगा, एक चार्टेड अकाउंटेंट्स या फिर अकाउंटेंट्स का एक कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट कर देगी कोर्ट, एंड फिर वो जो सीए और अकाउंटेंट्स हैं वो कोर्ट का ये वाला काम करेगी और अकाउंटिंग करेंगे और उस प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करेगी, एंड कोर्ट में फिर वो सबमिट कर देगी। जो भी उसकी रिपोर्ट होगी दैट विल बी सबमिटेड इन कोर्ट। 10 सी बोलता है कि एक मूवेबल प्रॉपर्टी की सेल करवानी है। सपोज गाड़ी की अगर आपको एक सेल करवानी है, केस केस के मतलब केस में अगर डिग्री आ गई है, उसको सेटिस्फाई करने के लिए एक कार की सेल करवानी है, तो इन दैट केस एज वेल यू कैन अपॉइंट अ कमीशन जो ये सेल करेगा उस गाड़ी की, और जो भी प्रोसीड्स होंगे, जो भी पैसे आएंगे वो कोर्ट में वो जमा कर सकता है। रूल नंबर 11 सिंपल से बोलते हैं कि अकाउंट के एडजस्टमेंट करने के लिए भी आप कमीशन को इशू कर सकते हो। अकाउंटेंट्स को ही बोलोगे आपकी भाई अकाउंट को आप संभालो, उसका बताओ कि क्या ड्यू है क्या नहीं है, तो इस चीज के लिए भी आप कमीशन इशू कर सकते हो।
रूल नंबर 12 ये बोलता है कि कोर्ट जो है ना वो कमीशन को स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दे सकती है कि किस वे में आपको रिकॉर्डिंग करनी है, यानी कि किस वे में आपको टेस्टिमनी को रिकॉर्ड करना है। ये जो इंस्ट्रक्शंस है ये कोर्ट के द्वारा दी जा सकती है कमीशन को। ओके, रूल नंबर 13 ये बोलता है कि एक कमीशन जो है ना वो एक इमूवेबल प्रॉपर्टी का पार्टीशन भी कर सकती है। यानी कि फॉर एग्जांपल कोर्ट ने एक प्रीलिमिनरी डिक्री इशू करी पार्टीशन के केस में कि सब ए और बी का केस है। कोर्ट ने बोला 50% प्रॉपर्टी ए को जाएगी, 50% प्रॉपर्टी बी को जाएगी। अब ये डिसाइड तो हो गया कि प्रॉपर्टी कौन से क्या मतलब कि जो बंटवारे का रेशो क्या होगा, ये चीज डिसाइड हो चुकी है, बट ये डिसाइड नहीं हुआ है कि कौन सा फ्लोर किसको मिलेगा। इस केस के लिए अब कमीशन को इशू किया जा सकता है जो कि प्रॉपर्टी पे जाएगा और ये चीज एग्जामिन करेगा कि कौन सा फ्लोर किसको मिलना चाहिए, उस कौन से फ्लोर की कितनी वैल्यू है। सपोज फर्स्ट फ्लोर की वैल्यू बहुत ज्यादा है, उस केस में एक प्रॉपर्टी को फर्स्ट फ्लोर मिल जाएगा, लेकिन जो दूसरी प्रॉपर्टी है ना उसको सेकंड फ्लोर मिल जाएगा और साथ में एक सर्वेंट्स क्वार्टर है वो भी उसको मिल जाएगा ताकि कंपनसेशन हो जाए। सेकंड फ्लोर प्लस सर्वेंट्स क्वार्टर दूसरी पार्टी को मिल जाएगा ताकि बैलेंस आउट हो जाए, 50% उसको मिले 50% इसको मिले। अब फर्स्ट फ्लोर की जो वैल्यू ज्यादा है उसकी वजह से उनको एक ही फ्लोर मिला है और दूसरी पार्टी जो है उनको एक फ्लोर मिला प्लस सर्वेंट्स क्वार्टर मिले हैं ताकि दोनों का बैलेंस आउट हो जाए। तो ये सब काम कौन करेगा? ये कमीशन करेगा। कमीशन देखेगा कि कौन सी पार्टी को कौन सा एरिया मिलना चाहिए। इसके लिए कोर्ट कमीशन इंस्टीट्यूशन कर सकता है। रूल 14 बोला गया कि पार्टीशन कैसे होगा। पार्टीशन करने का तरीका नॉर्मली अगर आप देखोगे गांव में जाके वो काफी सारे ना, जो अगर आपकी सपोज आपको एग्रीकल्चरल लैंड का पार्टीशन करना होता है तो काफी सारे उसमें वो बना देते हैं, वो ब्लॉक्स बना देते हैं पार्टीशन करने के लिए कि 50-60 ब्लॉक्स बना देते हैं कभी कभी अगर बहुत बड़ा लैंड है तो उन ब्लॉक्स के बेसिस पे फिर वो पार्टीशन करते हैं। तो ये सब जानने की जरूरत हमें नहीं है कि पार्टीशन का तरीका क्या होगा। ओके, बट नॉर्मली ऐसे ही होता है कि वो काफी सारे जो लैंड को काफी सारे हिस्सों में बांट देते हैं फिर पार्टीशन करते हैं। रूल 15 बोलता है कि जो ये कमीशन को एक्सपेंसेस, जो कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करने के एक्सपेंसेस हैं वो कौन पे करेगा। तो कोर्ट जो है वो किसी भी पार्टी को बोल सकती है कि भाई आप जो है इस कमीशन को जो भी पैसे देने हैं आप पे करेंगे। ओके, तो कोर्ट जो है वो डिसाइड करेगा कि कौन सी पार्टी कमीशन के एक्सपेंसेस को बेयर करेगी। कमिश्नर को पैसे, उसकी रेम्यूनरेशन, कमिश्नर को भी तो पैसे मिलने चाहिए ना, उसने इतना काम किया, तो ये सारे पैसे कौन देगा ये कोर्ट डिसाइड करेगी। रूल 16 बोलता है कि जो कमीशन है ना वो किसी भी विटनेस को एग्जामिन कर सकती है, यानी कि जो उसका पर्पस है उसको सॉल्व करने के लिए वो किसी भी पार्टी को भी एग्जामिन कर सकती है, या फिर वो किसी लैंड और बिल्डिंग में भी एंटर कर सकती है जो कोर्ट ने परमिट किया हो। सपोज कोर्ट ने परमिट किया कमीशन को कि आप इस घर में एंटर कर सकते हो, कमीशन को एग्जीक्यूट करने के लिए, अपने काम को करने के लिए आप स्पेसिफिक घर में आप एंटर कर सकते हो। तो जो कमीशन है उस घर में जाके एंटर कर सकती है और जो उसका काम है वो कर सकती है। कमीशन किसी विटनेस को भी एग्जामिन कर सकती है एंड किसी लैंड या बिल्डिंग में भी घुस सकती है जो कि कोर्ट ने उसको परमिट किया हो, उस लैंड में वो घुस भी सकती है अपने काम को करने के लिए। रूल 16 है, ये बोलता है where any question put to a witness is objected by a party or is pleaded in proceedings before commissioner appointed under this code, the commissioner shall take down the question, the answer, the objection and the name of the party। मतलब कि अगर कमिश्नर जो है वो किसी विटनेस का एग्जामिनेशन कर रहा है तो सामने वाली पार्टी जो है ना वो उस पर ऑब्जेक्शन क्रिएट कर सकती है कि ये क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन नहीं पूछा जाना चाहिए। तो कमिश्नर का क्या काम रहेगा उस केस में कि वो ये नोट करेगा कि मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था, इस पे ऑब्जेक्शन क्या आई थी और सामने वाली पार्टी का इस पे आंसर क्या था। तो ये सारी चीजें जो हैं वो कमिश्नर रिकॉर्ड कर सकता है। रूल 17 ये बोलता है कि जो हमारे विटनेसेस हैं वो कमीशन के सामने आएंगे और अपने टेस्टिमनी को रिकॉर्ड करवाएंगे एंड अगर जिस विटनेस को बुलाया जा रहा है वो कमीशन के सामने नहीं आ रहा है उस केस में वही सेम प्रोसीडिंग्स होंगी
सेम प्रोसीडिंग्स चलेंगी जो कि तब चलती जब ये विटनेस कोर्ट में नहीं आता। सपोज कोर्ट बुलाती इस विटनेस को अपने टेस्टिमनी को रिकॉर्ड कराने के लिए, एंड इफ दिस विटनेस वुड नॉट हैव कम टू द कोर्ट, तो जो भी प्रोसीडिंग्स उसके खिलाफ चलती है ना, उस विटनेस के खिलाफ, सेम प्रोसीडिंग्स यहाँ पे भी चलेंगी अगर वो कमीशन के सामने ऑब्टेन नहीं हो रहा है तो। अब हम आते हैं रूल नंबर 18 पे। रूल 18 बोलता है कि अगर एक पार्टी नहीं आ रही है कमीशन के बुलाने पे, तो सूट जो है उस विटनेस की टेस्टिमनी के बिना ही कंटिन्यू हो जाएगा, एंड जो जो भी फिर प्रोसीडिंग्स हैं वो चलती रहेंगी। उस पार्टी की एब्सेंस के वजह से केस रुक नहीं जाएगा और कमीशन जो है अपना बेस्ट पॉसिबल रिपोर्ट बनाएगी एंड कोर्ट में वो सबमिट कर देगी। ओके, तो यही हमारा रूल नंबर 18 बोलता है। रूल 18 ये बोलता है कि जो कमीशन का चैप्टर है ना, ये एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स पे भी वैलिड होगा। यानी एग्जीक्यूशन के दौरान अगर कोई कमीशन का इंस्टीट्यूशन हुआ है तो दैट इज वैलिड, दैट कैन बी डन। एंड फिर ये जो रूल्स है ना हमारे कमीशन जो हमने पढ़े हैं अभी, सेम रूल्स विल अप्लाई इन दैट केस एज वेल। ओके, रूल 18 भी ये बोलता है कि कोर्ट जो है वो डिसाइड कर सकता है कि कमीशन कितने टाइम के अंदर अंदर एग्जामिनेशन को विटनेस एग्जामिनेशन करेगा और कोर्ट में वापस आएगा। तो ये जो है कोर्ट कैन डिसाइड कि कितने टाइम के अंदर अंदर कमीशन को अपना काम खत्म करना है, और ये जो टाइम है ना ये एक्सटेंडेड नहीं हो सकता। दिस टाइम कैन नॉट बी एक्सटेंडेड अनलेस और अनटिल कोर्ट इज सेटिस्फाइड कि एक्सटेंशन इज नेसेसरी। तो कोर्ट के परमिशन के बिना जो टाइम है वो एक्सटेंड भी नहीं हो सकता। उस टाइम के अंदर अंदर ही कमीशन को अपनी टेस्टिमनी रिकॉर्ड करनी है और कोर्ट में वापस उस रिकॉर्ड को लेके आना है। रूल 19 बोलता है कि हाई कोर्ट जो है ना, हाई कोर्ट जो है वो भी कमीशन का इंस्टीट्यूशन कर सकता है। ओके, हाई कोर्ट भी कमीशन का इंस्टीट्यूशन कर सकता है। और एक और सर्कमस्टांस में हाई कोर्ट का रोल आ जाता है। फॉर एग्जांपल एक यूके का कोर्ट है, लंदन का कोर्ट है, उसको सपोज दिल्ली में एक विटनेस रहते हैं, उनकी टेस्टिमनी चाहिए। तो जो लंदन का कोर्ट है वो क्या करेगा, वो दिल्ली की कोर्ट में कमीशन को भेजेगा, मतलब वो रिक्वेस्ट भेजेगा वो कि सर हमको एक कमीशन आप कॉन्स्टिट्यूट करिए एंड हमको इसमें विटनेस का टेस्टिमनी चाहिए। तो दिल्ली की कोर्ट में वो कमीशन की रिक्वेस्ट आएगी, फिर दिल्ली का कोर्ट एक कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करेगा जो कि उस विटनेस की टेस्टिमनी को रिकॉर्ड करेगी, फिर दिल्ली की कोर्ट में लेके आएगी वो, और फिर दिल्ली की कोर्ट जो है वो लंदन में उसको ट्रांसफर कर देगी। तो ये पूरा प्रोसीजर रहेगा अगर एक फॉरेन कोर्ट जो है वो कमीशन की कॉन्स्टिट्यूशन करने की रिक्वेस्ट करता है। ओके, तो ये हाई कोर्ट कर सकता है। रूल 20 का ये बोलता है कि हाई कोर्ट कौन से सर्कमस्टांस में कमीशन को इशू कर सकता है। हाई कोर्ट तब कर सकता है जब एक फॉरेन कोर्ट में अगर कोई प्रोसीडिंग चल रही है, वहां पे एक पार्टी हाई कोर्ट को अप्रोच करती है। फॉर एग्जाम्पल लंदन में केस चल रहा है एंड वहां पे कोई भी पार्टी दिल्ली हाई कोर्ट में आती है और उनसे बोलती है कि सर आप एक कमीशन इशू करिए, बिकॉज दिल्ली में एक विटनेस रहता है, उसकी टेस्टिमनी हमको रिकॉर्ड करवानी है। तो दिल्ली हाई कोर्ट क्या कर सकता है, यहाँ पे कमीशन इशू करेगा, वो कमीशन रिकॉर्ड करेगी टेस्टिमनी दिल्ली में जो पार्टी रहती है उसकी, एंड फिर टेस्टिमनी वो लंदन में जो प्रोसीडिंग चल रही है वहां पे भेज दी जाएगी। सेकेंडली, अगर सपोज कि मद्रास में कोई केस चल रहा है, चेन्नई में कोई केस चल रहा है, वहां का कोर्ट, चेन्नई का कोर्ट दिल्ली की कोर्ट को बोलता है कि आप प्लीज एक कमीशन इशू कर दीजिए, बिकॉज दिल्ली में एक विटनेस रहता है जो कि हमारे चेन्नई में जो केस चल रहा है वहां पे बहुत उसकी वैल्यू है। तो दिल्ली का कोर्ट क्या करेगा, यहाँ पे वो कमीशन इशू करेगा एंड फिर जो कमीशन की जो भी रिपोर्ट आएगी वो चेन्नई की कोर्ट में ट्रांसफर कर देगा। लेकिन जो ये एप्लीकेशन है ये कौन लगाएगा, ये एप्लीकेशन लगाएगा जो लॉ ऑफिसर ऑफ स्टेट है ना, वो जो स्टेट गवर्नमेंट का लॉ ऑफिसर है वो दिल्ली की कोर्ट में एप्लीकेशन लगाएगा कि सर एक चेन्नई में केस चल रहा है हमारा, उस केस में एक विटनेस की जरूरत है हमें जो दिल्ली में रहता है, तो आप कमीशन को इशू करिए एंड उसकी टेस्टिमनी को रिकॉर्ड करिए। तो लॉ ऑफिसर ऑफ लॉ ऑफिसर ऑफ चेन्नई वो ये वाली एप्लीकेशन लगाएगा दिल्ली हाई कोर्ट में।
रूल नंबर रूल नंबर 21, रूल नंबर 21 ये बोलता है, we will read this. A commission under Rule 19 may be issued to any court within the local limits of whose jurisdiction the witness resides. तो यानी कि दिल्ली की कोर्ट जो है जिसकी जुरिस्डिक्शन में विटनेस रहता है, दिल्ली हाई कोर्ट को हम कमीशन इशू करने के लिए बोल सकते हैं. जो चेन्नई का कोर्ट है वो दिल्ली हाई कोर्ट को बोल सकता है कि आप कमीशन को इशू करिए, या फिर जो चेन्नई में हमारे लॉ ऑफिसर हैं वो दिल्ली हाई कोर्ट को अप्रोच करके बोल सकते हैं कि सर एक कमीशन को इशू करिए आप प्लीज, बिकॉज दिल्ली में विटनेस रहता है. A commission under Rule number 19 may be issued to any court within the local limits of whose jurisdiction the witness resides, or the witness resides within the local limits of ordinary original jurisdiction of the high court. मतलब सिंपल सी बात है भाई, जो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. अगर हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में, हमारे एग्जांपल में दिल्ली हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में कोई विटनेस रहता है, तो उस केस में आप दिल्ली हाई कोर्ट को अप्रोच करोगे कमीशन को इशू करने के लिए. रूल नंबर 22 ये बोलता है कि जो कमीशन का रिटर्न होगा ना, मतलब जब कमीशन दिल्ली का, सपोज हमारे वाले एग्जांपल में दिल्ली हाई कोर्ट जो है वो कमीशन को रिकॉर्ड कर लेगी एंड उसके बाद वो एप्रोप्रिएट कोर्ट में वो उस कमीशन को रिटर्न कर देगी. अगर फॉरेन कोर्ट है तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बनाए होंगे उस रूल्स के हिसाब से वो फॉरेन कोर्ट में उस कमीशन के फाइंडिंग्स को भेज देगी. और अगर इंडिया में ही कोई कोर्ट कमीशन की रिपोर्ट मांग रहा है तो उस कोर्ट, जैसे हमारे वाले एग्जांपल में मद्रास हाई कोर्ट मांग रहा था कमीशन की रिपोर्ट, तो फिर जो दिल्ली वाला कोर्ट है वो मद्रास हाई कोर्ट में भिजवा देगी वो कमीशन की रिपोर्ट. तो यही हमारा रूल नंबर 22 बोलता है. अब हमारा कमीशन का ऑर्डर खत्म हो चुका है एंड इन द नेक्स्ट क्लास हम ऑर्डर नंबर 27 स्टार्ट करेंगे. थैंक यू सो मच.